अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अना महबाद। पाकिस्तान में आज का दिन भारी रहा। पहले ISPR की तरफ से कौम को आगाह किया गया कि शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में 6 फौजी जवान शहीद हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अपर कुरम और पारा चनार से फायरिंग के वाकयात की इतलात भी सामने आई, जिसके नतीजे में 8 असातिज़ा शहीद हो गए। हमारा सवाल यह है कि मुल्क में अचानक दहशत गर्दी की नई लहर के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। अपने पैनल से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है चौधरी साहिबा ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, असद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुनैरा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। जुनैरा, क्या समझती हैं आप, जो अचानक दहशत गर्दी की नई लहर आई है, क्या मुहर्रिकात समझते हैं आप इसके पीछे? वेल, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। देखिए, जो ISKP की थ्रेट है वो तकरीबन पिछले 6-7 मंथ से कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और खुरासान, IS खुरासान ग्रुप जिसको कहते हैं, उसका फुटप्रिंट जब से बढ़ा है अफ़गानिस्तान में, तब से तालिबान की US के साथ कोलैबोरेशन, पाकिस्तान की US के साथ कोलैबोरेशन बढ़ी है, विच मीन्स द थ्रेट इज़ रियल। और इस रीजन में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी जो है वो बैक टू स्क्वायर वन है। अब ये किस हद तक अफ़गानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो ISPR ही बेहतर बता सकता है। बट एक बात तय है कि जिस तेज़ी से ये दहशत गर्दी पाकिस्तान में वापस आई है, इट सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर रहा है। और हमारा जो पाक अफ़गान पॉलिसी है उसके ऊपर नज़र षानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान जब तक हमारे साथ राब्ते में थे और चीज़ों को देख रहे थे, तब तक हमने देखा बीच में एक टाइम था जो बड़ा स्मूथ भी गया है। नाउ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, जबकि तालिबान बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होगी। जब तक ये होता रहेगा, या तो इसको एज अ लेवरेज यूज़ किया जा रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से, बिकॉज चाइना भी बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और US के इंटरेस्ट में नहीं है कि चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो या तो ये एक लेवरेज है, थ्रेट रियल नहीं है, क्रिएट की गई है, एक एंगल ये हो सकता है। दूसरा एंगल ये है द थ्रेट इज़ वेरी रियल, बट इन बोथ सिनारियोज जो उसका फॉल आउट है, जो उसका स्पिल ओवर है, वो हमेशा पाकिस्तान पे ही आता है। सो एज़ ऑलवेज हमारी फ़ौज तो अब ट्रेन हो चुकी है दहशत गर्दी को फाइट करने के लिए। एक दफ़ा तो हम बिल्कुल क्लीन कर चुके थे इस चीज़ को अपने मुल्क से, सरजमीन से, बट सिंस इट्स बैक अगेन, तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसको 2 लेवल्स पे, 2 टीयर्स पे देखना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, बट आई थिंक जो बिलावल भुट्टो अभी तक काबुल से दूर हैं और वाशिंगटन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ही नीड्स टू गेट ऑन द रियल ट्रैक। और उनको बजाय इसके कि वो हिना रब्बानी खर को बार बार वहाँ भेजें, ही नीड्स टू इंगेज डायरेक्टली विद तालिबान, ताकि एक सीरियसनेस क्रिएट हो। पता चले कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद भी इंगेज कर रहे हैं विद द तालिबान गवर्नमेंट, सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आप को यूरोप और वेस्ट तक ही महदूद रखें। ठीक है, असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं दहशत गर्दी की इस अचानक जो नई लहर दोबारा से उठी है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इससे निमटा किस तरह से जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आज के दिन बड़ा भारी है। मैं ये कहूँगा हमारे 6 सोल्जर्स और फिर उससे भी 8 हमारे जो असातिज़ा कराम, और जिस तरीके से आज उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। सर्टली पाकिस्तान इस दहशत गर्दी की जंग जो आलमोस्ट हम पिछले 21-22 सालों से देखी है, उसके अंदर हमारा बेतहाशा नुकसान हुआ है। 80,000 से ज़्यादा हमारी जानें गईं। आपके सिविलियंस, आपके मुसल्लह अफवाज के हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स और JCOs, इवन ISA के, जिस तरह उन्होंने ISA की कुर्बानियाँ दी हैं, मतलब हम तो कोई उनको किसी तरह का कोई रिटर्न तो दे ही नहीं सकते। दे आर नो मोर विद अस। और आप यकीन माने, वो जो शहीद हो जाते हैं और पीछे जिस तरह उनके बच्चे, उनकी फैमिली जैसे रह जाती है, आई कांट एक्सप्लेन वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। हमें सब कुछ बड़ा वो अजीब सा लगता है ये सारा कुछ करते हुए। हम वाकई में अपने सोल्जर्स को देखता हूँ जिस तरीके से दहशत गर्दी की जंग के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, और रफली आई से इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल आई वुड से। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम बहुत बात करते हैं कि जी वो, आप कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर जाके कोई दहशत गर्दी हुई या यहाँ से कोई जाके वहाँ पे हमला हुआ। इट इज़ ऑलवेज़ फ्राम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान। हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि पिछले आलमोस्ट को 4-5-6 सालों के अंदर बहुत काम हुआ। यानी वो जो आपने एक बाढ़ लगाई ओवरऑल, मतलब आलमोस्ट को 95% वो कंप्लीट हो चुकी है।
ईरान की तरफ भी और फिर अफ़गानिस्तान की साइड के ऊपर भी, बट स्टिल आई वुड से कि हाँ ये कहने की बात है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर, अब तो देखें ना, अब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इलाका गैर हो, अब तो सारे का सारा केपी हुकूमत की अमलदारी के अंदर मौजूद है, वहाँ की पुलिस मौजूद है, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फ़ाइन, उनकी भी एक लिहाज से कुछ जिम्मेदारी तो आती है ना, मुसल्लह फ़ौज तो वहाँ पर मौजूद है, दहशतगर्दी की वो जंग लड़ रहे हैं। बट यहाँ पर दो चीज़ें आती है ना कि एक तो ये ज़रूर है कि हाँ हमें अपने जो इंटेलिजेंस को, मेरा ख्याल है हमें इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ये एक चीज़ है, प्रॉब्ली ये मिसिंग लिंक है। मैं एक दो चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम, ये भी बड़ा हो चुका जी कि नहीं वो अफ़गान तालिबान हैं, वो इस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं, उनके सिक्योरिटी की सिचुएशन उनकी ठीक नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक हमें सीरियसली उनको इंगेज करने की ज़रूरत है और वी नीड टू टेल देम कि भाई ये देखें, ये सिचुएशन के अंदर आप अपने सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आएं। असद साहब, सही आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या समझते हैं आप, कौन नहीं चाहता पाकिस्तान मुल्क हमारा स्टेबल हो? अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर बॉर्डर पर ऐसे मामलात हैं, तो किस तरह से इसे निपटा जा सकता है, किस तरह से बॉर्डर को सिक्योर किया जा सकता है? देखें, रियासतों की और हुकूमत की, मुल्कों की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी में यकसुई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल ये फैसला करें कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी और अगले साल एक नई हुकूमत आकर उनसे सीज़ फायर के मुआहदे करने लग जाए, और अगली साल एक हुकूमत एक जमात को आप दहशतगर्द जमात और कलअदम जमात करार दें, और अगले साल एक हुकूमत आकर उनसे मुज़ाकरात और उनसे सीज़ फायर और उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात हमारे साथ करने लग जाए। एक साल नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं, उनको सजाएं दी जाएं, और अगले साल उनको आम माफ़ी देकर बाहर रिहा करने की हमें तरजीहात बताई जाएं कि ये कितना अच्छा काम है कि हमने 100-150 बंदा जेलों से निकाल कर एक सीज़ फायर मुआहदे के तहत रिहा कर दिया। तो जब रियासतें और मुल्क इस तरह के काम करते हैं तो फिर आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप मैदान में जीती हुई जंग मेज़ पर हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की ये मैदान में जीती हुई जंग हम सीज़ फायर की मेज़ पर हार गए। जो उन्होंने तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनके बंदे क्यों छोड़े, उनको पाकिस्तान में लाए तो कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाए, वो 4-5 हज़ार बंदा क्यों यहाँ आकर सेफ हेवन्स बनाने की इजाज़त दी गई, हल है क्या? और उस वक़्त क्यों हाल तो रियासत की रेट है, हाल वही है जो नेशनल एक्शन प्लान में तय हुआ था कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। हल तो ज़रबे अज़ब है, रद्दुल फसाद है, हद कोई मुज़ाकरात या सीज़ फायर तो तय ही नहीं हुआ था किसी जगह नेशनल एक्शन प्लान में कि इनसे बैठकर इनको मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी, इनको कौमी धारे में लाया जाएगा, इनको आम माफियाँ दी जाएंगी, इनको तो कैफरे किरदार तक पहुँचाना तय हुआ था। ये बीच में से हमें नई मंतक समझ आ गई कि हमने तो इनको यहाँ पे MNA बनाना है, MPA बनाना है, इनको तो हमने यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाना है, इनको लेके आना है, मेन स्ट्रीमिंग करनी है इनकी। इनको उन्होंने फिर पाकिस्तान का आइन मानने से इनकार कर दिया। एंड पे आके उन्होंने कहा जी हम तो अपनी शरीयत नाफज करेंगे, हम आपका आइन मानते ही नहीं है, आपका निज़ाम हुकूमत मानते ही नहीं है। मसाइल वहाँ से शुरू हुए और हम मैदान की जीती हुई जंग, सैकड़ों हज़ारों फौजियों की शहादतों का सौदा हमने मेज़ पर बैठ के किया और हमने उन कुर्बानियों को रायगा किया। ये कहने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही। आसमा चौधरी साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हमारे सियासतदानों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, दहशतगर्दी पे कोई बात ही नहीं करता? और जिस तरह मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि डायलॉग इस मसले का हल नहीं है क्या? देखिए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद करके आपने देख लिया, ज़रबे अज़ब आपने करके देख लिया, साने APS हो गया, आज तक उसके मुल्जिमों को करार वाकई आप जो कहते हैं ना सजा दी जा सके वो नहीं दी जा सकी। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, आप उसके देखें उसके कितने जो चार्टर था उसके कितने पॉइंट्स पर आज तक अमल दरामद हुआ। तो जब हम बात करते हैं किसी डायलॉग हो, डायलॉग भी आपने करके देख लिया। 4 साल तो हमें इस तरह की कोई बड़ी वाकयात दहशतगर्दी की नजर नहीं आई। मैं एक मुहर्रिक का इशारा जरूर करूंगी, जो ही इलेक्शंस की जब बात की जाती है PTI की जानिब से और दीगर जो PDM की 13 जमातें एक तरफ, और वो ये डराती हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, अगले दिन सवात में कुछ हो जाता है, उससे अगले दिन आज आप पाराचनार में देख लें, बॉर्डर के करीब आप देख लें किस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं। तो ये क्या मुहर्रिकात है? अगर एक तरफ आप इलेक्शन की बात करते हैं तो ये डराया जाता है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, किसी बड़े लीडर
सोल्जर की असैसिनेशन हो सकती है, किसी को मारा जा सकता है। उधर इमरान खान चीख कर चला कर कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनको कोई मार सकता है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और जो ही इलेक्शन की बात होती है दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी आ जाती है, लेकिन रियासत को इस पर तमाम चीजों को एक तरफ रखकर, सियासत को, टारगेट किलिंग को, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, सब चीजों को एक तरफ रखें और रियासत फैसला करे कि आपने दहशतगर्दों के साथ कैसा सलूक करना है। क्या रियासत ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ये रियासत ठोक बजा के फैसला करे। रियासत अगर फैसला करे कि दहशतगर्दों को वाकई आपने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आप उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। देखिए, जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ। कोई हल्का, कोई मकतबा इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो रियासत ने फैसला करना है, रियासत फैसला करे, अवाम उसके साथ खड़े होंगे, सियासी जमातें उसके साथ खड़ेंगे। माजी में भी हमने देखा पार्लियामान के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती थी, उसके बाद तमाम सियासी जमातें इंडोर्स करती थी उस चीज को। तो अभी भी ऐसा कुछ लाएअमल बनाए, नेशनल एक्शन प्लान ही आपके पास मौजूद है, उस पर आप अमल दरामद लाहे अमल बनाने की जरूरत है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद की भी जरूरत है। असद साहब, आप कुछ ऐड करना जरा जल्दी से जरा। एक तो जनरली मैंने आपसे बात की अफगानिस्तान के, अफगान तालिबान के और अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है। दूसरा, इस वक्त जो मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी की हालत देखती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बात करते हैं, इकनॉमिक टर्माइल की बात करते हैं, तो इससे बेहतर तो मौका मिलेगा कोई नहीं कि आपके जितने भी वतन दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, फाइन दे शुड कम, और सारे का सारा वो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस खराब सिचुएशन के अंदर से हम जितना जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए इसमें से। ठीक है जी, अगले सेगमेंट की जाने भी मुझे बढ़ना है। एक और अहम मामला है, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस वक्त भारत में मौजूद हैं। भारतीय शहर गोवा पहुंचने पर पाकिस्तान में साबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह ने पाकिस्तानी वफ्द का वहां पर इस्तकबाल किया है। वजीर खारजा ने कहा है कि उनका भारत जाना ये वाज़े पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान SCO को कितनी अहमियत देता है और अपनी इस मेंबरशिप को कितनी संजीदगी से लेता है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान इस दौरे से कुछ हासिल कर सकेगा? असद महमूद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगी, क्या लगता है इस दौरे से पाकिस्तान क्या गेन करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अगर SCO की हम बात करते हैं, इस वक्त 8 मेंबर इसके हैं, मुस्तकिल ईरान उसको ज्वाइन कर रहा है तो 9 हो गए। तो आप ये तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इट्स वेरी गुड, इसके अंदर चाइना है, इसके अंदर रशिया है, पाकिस्तान, इंडिया और सेंट्रल एशियन स्टेट के 4 मुल्क हैं, और फिर ईरान की हम बात करते हैं। ये तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि इसका जो चार्टर है दैट इज़ कि जी इन मुल्कों को एक दूसरे के करीब होना चाहिए। सिक्योरिटी की भी बात होती है, टेररिज्म की भी बात होती है, इकानमी की ये बात करते हैं, सर्टली ये सारे फैक्टर्स ज़रूर आते हैं। एक तो ये सिग्निफिकेंस इस दौरे की है कि 2014 के बाद ये पहला दौरा है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कर रहे हैं इंडिया का। 2011 के बाद, 12 साल के बाद। हाँ, इससे पहले ना 2014 में इफ़ यू रिमेंबर तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर का, तो इट वाज दैट टाइम कि उन्होंने वहाँ पे इंडिया का विजिट किया था 2014 में। इसके बाद किसी भी वजीर खारजा का 12 साल। जी बिल्कुल, देयर यू आर, दैट्स राइट। तो ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ फाइन, एक इस SCO की जो तंजीम ऐसी है कि उसके अंदर सर्टली ये जितने भी ममालिक होते हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की आप बात करते हैं। बट जनरली अगर आप कहें कि नहीं आप कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, देखें ना इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और उनकी, मैं इसको बदतमीज़ी के तौर पे लूँगा कि मतलब आप होस्ट कंट्री हैं और एक मुल्क आपको रिक्वेस्ट करा जी कि उसके जो फॉरेन मिनिस्टर वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी ठीक है जो भी होगी, लाइक आज रात को उनका डिनर है, डिनर के बाद कल उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी। ये वही रिवायती हठधर्मी है जो हमेशा हमने भारत की तरफ से बिल्कुल इंडिया को आप इसी तरीके से नेगेटिव देख लेंगे। और प्रैक्टिकली मैं आपसे बताऊं, मैंने अगेन आई वुड रेफर बैक कि जो इस वक्त आपके मुल्क की सिचुएशन एक लिहाज से बनी है तो इस इंडिया के लिए तो इससे बेहतर माहौल तो हो ही नहीं सकता। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान से लड़ाइयाँ झगड़े करे, सारा अटैक करे, कुछ भी, वो तो उसके मकासद तो बड़े बेहतर तरीके से एक लिहाज से पूरे हो रहे हैं। नो, अब हमारे सोचने की बात है कि हम अपने आप को किस बेहतर तरीके से एक लिहाज से आगे लेके चलते हैं, हम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे लेकर आते हैं, इकानमी को हम कैसे बेहतर करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि फ़ाइन हमें कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट आई वेरी श्योर कि इंशाल्लाह हम एक लिहाज से ज़रूर आगे जा सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता
कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर आपको किसी तरह का रप्रोशमा होते हुए आप देखेंगे, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है, अगर वो चल रही थी या चल रही है तो उसकी तरफ से किसी तरह की कोई बात सामने आएगी। अगर इंडिया का हल्का सा भी कोई इंटरेस्ट होता तो सर्टली वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक लिहाज से मीटिंग होनी। एक और चीज़ में मैं आखिरी बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को ऑलमोस्ट 38-40 साल से आपने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हुए देखा है, सी हिज बैकग्राउंड, हिज एक्सपीरियंस, एंड आपने जो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, तो यू कैन मेक आउट कि हमारा कितना सीरियसनेस है पाकिस्तान के बारे में और फॉरेन रिलेशंस के बारे में और फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में। हमारा यंग फॉरेन मिनिस्टर है और इसको इट हैज गॉट नो कंसर्न। देखें ना, वो तो एक अलग चीज़ आ जाती है ना कि हाँ भी ठीक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको हेड कर रहे हैं कि नहीं भी वो उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि नहीं उनकी तैयारी हो जाए कि शुड टेक ओवर पाकिस्तान एज प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट किस दुनिया में रह रहे हैं। सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है वजीर खारजा के इस दौरे से खित्ते पर आपको क्या लगता है, क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं क्या वो बेहतर हो सकते हैं इससे? देखें, ये सवाल अहम नहीं है। सवाल ये है कि हम शंघाई तंजीम के मेंबर हैं, रूस और चाइना के करीब जा रहे हैं, चीन के साथ जा रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई फोरम क्यों छोड़ना चाहिए जहाँ ये दोनों ममालिक मौजूद हैं, सेंट्रल एशिया मौजूद है। तो अगर इंडिया ने होस्ट भी किया है तो हमें इसकी क्या परवाह है, हमें तो फोरम की परवाह होनी चाहिए। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो जंगों में भी कायम रहते हैं। जब दो ममालिक आपस में जंग भी लड़ रहे होते हैं तो उनके दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम रहते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है कभी जंग में भी ख़त्म नहीं किए जाते, बातचीत जारी रहती है। अब ये अलग बात है कि अगर आपने दुबई में बैठ के सीज फायर तय करना है या आपस में डायरेक्ट बात, कोई तीसरा मुल्क आप में बैठ के दुबई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर तय करा दे तो आपको बड़ी खुशी होती है और ख़ुद बात करने में आप समझते हैं हमारी बड़ी सुबकी है। तो जब कोई तीसरा चौधरी बनता है तो आपकी उसमें कोई बेहतर पोजीशन तो नहीं होती है। आप खुद बात करें तो उसमें ज़्यादा बेहतर पोजीशन है किसी मुल्क के साथ। आप हर वक्त क्यों ढूंढते रहते हैं कि अमेरिका हमारी सालसी करा देगा। वो कहते थे मैं वर्ल्ड कप जीता आया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को मनाया हूं कि वो अमेरिका हमारी सालसी करा देगा, उन्होंने 360 ख़त्म कर दिया। तो एक तो ये सहारे ढूंढने की जो डिप्लोमेसी हमने देखी है उसने कोई ख़ास पे नहीं किया। खुद बात करना ठीक है, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। ब्रेव डिसीजन था जाने का, वह ब्रेव डिसीजन था इस मौके पर जब दोनों तरफ हमारे डिप्लोमेटिक लेवल्स भी डाउन है, हाई कमिश्नर्स भी नहीं हैं। ऐसे में बिलावल ने जाने का फैसला किया तो इंडियंस आर ऑन द डिफेंसिव। ऐसी बात नहीं है, इन्विटेशन था, तंजीम का इन्विटेशन था, जाना चाहिए था। हम क्यों किसी इंटरनेशनल समिट का बाइकाट करें कि वो इंडिया में हो रही है। ये इंडिया की स्ट्रेटजी हो सकती है। वैसे तो इंडिया की ब्रिज टीम 32 रुकनी आज लाहौर पहुंची है और यहाँ पाकिस्तान में वर्ल्ड ब्रिज कंपटीशन हो रहा है, इंडिया की टीम उसमें मौजूद है, पूरा डेलीगेशन आया हुआ है। जरूर देखा है कि जो नेशनल सतह की चीजें हैं, नेशनल सतह की चीजें हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स को ले लें, अभी एशिया कप है उसमें भी भारत ने आंखें दिखाना शुरू कर दी और कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। इस सतह के मामलात पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, पाकिस्तान वहां पर गया, लेकिन वहां से ऐसी ही सूरत हाल देखने मिलती है। देखें, क्रिकेट को वो ट्रेड समझते हैं। वो उनका ख्याल है कि क्रिकेट एक ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रेड है दो ममालिक के दरमियान, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। उनका ख्याल है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलेगी तो उसके साथ क्रिकेट खुलेगी। बाकी कबड्डी की टीम आ रही है, हॉकी की टीम आ रही है, ब्रिज की टीम आ रही है, उनका बाकी तो सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और सिर्फ क्रिकेट को, और क्रिकेट को वो ट्रेड समझते हैं IPL के बाद। और उनके ख्याल में कि ये खेल से ज़्यादा पैसे का खेल है, इट्स अ बायलैटरल ट्रेड रादर देन अ स्पोर्ट्स। तो इसलिए वो क्रिकेट पे हमें नज़र आता है, बाकी खेलों पे नज़र नहीं आता। हमारे जर्नलिस्ट गए हैं, उन्होंने जर्नलिस्टों को वीज़े दिए हैं, वो वहाँ उसको कवर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कहने की बजाय कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, उससे बेहतर है कि आप चले जाएं और जाकर कहें। वो बेइज्जती ज्यादा है। एक प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़ा होकर कह रहा था कि मैं मोदी को फोन कर रहा हूं, मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, उससे बेहतर है कि आप उनकी सरजमीन। सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आसमा साहिबा, अभी भारतीय मीडिया को अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर देखें या उनके मीडिया को देखें, तो बिलावल भुट्टो के वो बयानात बार बार चलाए जा रहे हैं जिसपे वो मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये सिचुएशन क्रिएट करना कि जब बिलावल भुट्टो खुद उनके मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, ओवरऑल सिनेरियो को, ओवरऑल सूरत हाल को आप किस तरह से देखती हैं?
पाकिस्तान की जानिब से कोई भी डेलीगेशन किसी भी सतह पर जाता है तो वहाँ से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। तो अभी जैसे कि बिलावल भुट्टो के इस दौरे के हवाले से अगर हम देखें तो उनको ज्यादा कवरेज दी जा रही है तमाम चैनल्स पे, हेडलाइंस पे उनकी आमद की खबर है, मीडिया टॉक हेडलाइंस पे उनकी आमद की खबर है, मीडिया टॉक की खबर है। लेकिन अगर हम कुछ समझते हैं कि कुछ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होगा तो इससे कोई आप उम्मीद ना रखिए। देखिए कोई बायलैटरल मीटिंग दोनों वज़राए खारजा के दरमियान, जयशंकर और बिलावल भुट्टो के दरमियान एज सच कोई तय नहीं है। इसके अलावा वहाँ ट्राईलैटरल उनकी मीटिंग्स होंगी रशिया के साथ, बाकी जो दीगर ममालिक हैं, ईरान के वज़ीर खारजा होंगे और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो वज़ीर खारजा आ रहे हैं उस लेवल पर ट्राईलैटरल जो मीटिंग्स हैं उनकी वो अरेंज है ऑलरेडी। लेकिन इंडिया के वज़ीर खारजा के साथ कोई सच ऐसी मीटिंग नहीं, और ये हमेशा होता है। हमने देखा कि हमने कवर किया है सार्क समिट्स में भी पाकिस्तान इंडिया की बिल्कुल नाराजगी रहती है और फिर चलते फिरते डिनर पे कहीं मुलाकात हो जाती है तो उसको बायलैटरल मुलाकात का एक तरह से कह दिया जाता है कि दोनों वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत हो गई, बंद कमरे में भी हो जाती है बातचीत, वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो इस तरह की बातचीत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से रही है और ये हमने लेकिन सूरत हाल इस दफा थोड़ी मुख्तलिफ ये है कि भारत होस्ट है, भारत में ये सूरत हाल इजलास भारत में हो रहा है, सिर्फ ये फर्क है। देखिए फर्क तो सिर्फ यही है, लेकिन साथ में उनके बयानात भी देखिए। उनके वज़ीर खारजा का मैं बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जी खित्ते में हम तमाम ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं सवाए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से हो रही है। देखिए अगर आप एक तरफ इतनी बड़ी समिट को होस्ट करते हैं, दूसरी जानिब उससे पहले और बाद में इस तरह के बयानात देते हैं तो फिर क्या इस चीज की हैसियत या नौयत रह जाती है। लेकिन बहरहाल दोनों हमसाए हैं, नाराज होकर बैठ नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमारे दरमियान ना कोई ट्रेड चल रही है, ना कोई हाई कमीशन लेवल पे इस वक्त राब्ता है। तो हो सकता है खाने की पे मुलाकात हो जाए या फिर इशाइये पे मुलाकात हो जाए, ये चलते फिरते राहदारियों में कुछ साइड लाइन मीटिंग्स के हवाले से कोई बातचीत हो। जाहिर बात है होस्ट है इंडिया इस वक्त, लेकिन उनकी जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के हवाले से वो खासे नेगेटिव दिखाई देते हैं। हाँ उनका मीडिया हो, बिल्कुल उनके मीडिया ने जिस तरह से चढ़ाई की भी है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बेपनाह इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये जो इस समिट का देखिए जो सेकंड राउंड होना है जुलाई में होना है, जिसमें सरबराहाने ममलिकत भी आएंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी दावत दी जाएगी। अभी तो बिलावल भुट्टो गए हैं, जब फिर कल को प्राइम मिनिस्टर बिलफर्ज शहबाज शरीफ अगर उस वक्त होते हैं या नहीं होते या कोई और होता है, ये तो वक्त बेहतर बताएगा। अगर वो जाते हैं तो फिर इंडिया का क्या रवैया होगा। लेकिन पाकिस्तान का देखिए एक वाज़ेह स्टांस रहा है कि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत नहीं दिया जाता। ये पाकिस्तान के वाज़ेह पॉइंट्स हैं। देखिए आज तक तो हमने नहीं देखा कि दोनों ममालिक किसी एक एजेंडे पे बैठे हों, किसी नुक्ते पे बैठे हों। आगरा समिट हो गई, कंपोजिट डायलॉग्स हो गए जो मुशर्रफ दौर में होते रहे और उसके बाद भी चलते रहे, तो हमेशा उनमें ब्रेक थ्रू की बात की जाती थी। लेकिन कोई ऐसा हमने ब्रेक थ्रू नहीं देखा और हमेशा हमने देखा दोनों जो ममालिक हैं तनाव की कैफियत ही हमेशा रहती है। सही है, सही आसमा साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही है। जुनैरा आप क्या समझती हैं इस दौरे से पाकिस्तान क्या गेन करेगा, और अगर हम ओवरऑल खित्ते की बात करें क्या इम्पैक्ट आएगा वजीर खारजा के इस दौरे से और इस ओवरऑल शंघाई ताउन तंजीम से? ये मीटिंग तो बेसिकली रीजनलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका पर्पस सबको पता है और इस वक्त दुनिया में नए पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं। बहुत हद तक जो एक यूनिपोलर इम्पीरियलिस्टिक वर्ल्ड है दैट इज़ नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है और इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर दें विद सेंट्रल एशिया तो आपको ये एशियन सेंचुरी इसको कहा जा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी एशियन सेंचुरी। कुछ लोग इसको इंडियन सेंचुरी भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जिस तरीके से इंडिया को यूज़ करना चाह रहा है या जिस तरीके से एम्पावर कर रहा है वो भी एक बहुत अहम पॉइंट है। हम उसको साइड पे करके इस चीज़ को नहीं देख सकते। सो लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड इट सेंड्स अ मैसेज टू यूएस कि रीजनलिज्म प्रिवेल करेगा रादर देन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अगर इसको सिर्फ पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने पिछले एक साल में
अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है? उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी एंड विम्स एंड विशेस ऑफ द सम पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व थी। उन्होंने मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा कि हम अमेरिकन कैंप को चूज़ करेंगे ओवर द चाइनीज़ कैंप। अब उसको टाइम आ गया है रिवर्स करने का, क्योंकि अमेरिकन कैंप से पाकिस्तान को मिला तो कुछ नहीं है। इफ़ एनीथिंग तो हम एक सिंगल ट्रांश तो अभी तक ले नहीं सके हैं IMF से। सो वंस वी हैव फेल्ड एट दैट फ्रंट, तो अभी हम वापस भागे भागे चाइना की तरफ दोबारा गए हैं। इसलिए वी कुड नॉट अफोर्ड कि हम किसी भी वजह से ये मिस करते और यहाँ पे बिलावल भुट्टो ना जाते। अगर हमने रियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो की होती, हर साइड को डिप्लोमेसी हर साइड को हमने डिप्लोमेसी से अच्छे तरीके से हैंडल किया होता, तो अभी हम जो इंडिया ने पिछले 1 महीने में G20 इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अरेंज की है, एक तो वो वायलेशन है जो UN रेजोल्यूशन है, उसकी कश्मीर कॉज को बहुत डैमेज करती है। उसके बाद जयशंकर ने पैनमा में जो बात की है प्रेस से, उसमें जो हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का दोबारा निशाना बनाया है। थर्ड, बीजेपी इलेक्शंस के करीब दोबारा है, इसलिए वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर थ्राइव कर रही है। तो क्या बिलावल भुट्टो को भी वहां पर मीडिया से बात करते हुए या वैसे कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का एजेंडा रखना चाहिए? जी, if I can complete what I'm saying, then I can come to this point. अगर इस सारी बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए हम रिस्पॉन्ड करते और यहाँ पे भी बिलावल भुट्टो ये कह के कि बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड और ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप G20 किस तरह करा रहे हैं या आपने कैसे हम पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया है, तो एज अ प्रोटेस्ट हमारा कोई मिनिस्टर या हमारा कोई फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा आके उसको अटेंड करेगा, आई एम नॉट कमिंग। लेकिन सिंस थिंग्स आर हैपहैज़र्ड ओवर हियर एंड बिलावल भुट्टो हैज़ बीन टोल्ड टू गो, इसलिए वो गए हैं, तो पाकिस्तान हमेशा वीकर पोजीशन से बात करता है और इंडिया को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बिठा देता है। सो इसको इस तनाजुर में देखें कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि हम वहां ना जाएं। सो इट वाज नॉट अ चॉइस। ठीक है, असद साहब आप कुछ कहना मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई समझता है कि इंडिया कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए अगले चंद सालों के लिए, हमें उसको भूल जाना चाहिए। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर तो वो इलेक्शन लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने दोनों इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर लड़ने के बाद कामयाबी हासिल की है। अगले साल उनके फिर इलेक्शन, ही कांट अफोर्ड टू हैव, जिसको कहते हैं ऑलिव ब्रांच जो है वो पाकिस्तान की तरफ ठीक है, यानी मोदी सरकार का हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ से दुश्मनी निकाली जाए और मीडिया को किस तरह से अपने इस्तेमाल किया जाए। सही, आपका पॉइंट आ गया, हमें आगे बढ़ना है, ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की, जो कि भारत में मुनाकिद हो रहा है और वजीर खारजा पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। आसमा, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जिस तरह बयानात सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के, कुछ मजम्मत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के जाने की और कुछ इस बात को सराह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह की सूरत हाल में थोड़ा सा एहतियात से बात करनी चाहिए और मजम्मत या इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए? देखिए, सियासत तो सियासतदानों का हक है। अगर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर शादी पे आ गए थे और बिला बताए आ गए थे और यहाँ पे तो वजारत खारजा के लोगों की दौड़ें लग गई थी कि किस तरह से लोगों को वीज़े का इजरा करना है, एयरपोर्ट पे रोकना है या उनको रायवेंड जाने देना। देखिए, सियासत तो सियासत है और उस वक्त की भी जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने भी खासी तनकीद की थी उस हवाले से, तो ये तो एक दौरा है। और अगर बहरहाल, क्योंकि देखिए इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त खासे कशीदा हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं हो रही। बार बार आप पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से आपको ताने दिए जाते हैं। अभी पूंछ में जो कुछ हुआ, सीधा साधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह के जो इस वक्त टेंशन का माहौल बना है, तो मेरे ख्याल से जाना या ना जाना, देखिए ये तो एक हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था और चलें, अगर वो चले भी गए तो एक अच्छी बात है। वहाँ पे दीगर ममालिक के लोग भी आए हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं।
سفارتی سطح پہ پاکستان تنہا نہیں رہ سکتا. لیکن جو پاکستان کی ایک پوزیشن تھی نا کہ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے جو اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا, پاکستان کی خاصی سٹرونگ پوزیشن تھی, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور ہم نے اس طرح سے بات چیت بھی نہیں کی. تو اس ٹینشن کے ماحول میں اگر وہ وہاں جاتے ہیں تو بہرحال سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آزادی ہے کہ وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا بھی سکتی ہیں. اور ایک جو پوائنٹ ان کی جانب سے سامنے آیا کہ وہ ویڈیو لنک پہ بھی خطاب کر سکتے تھے, ان کو جوائن کر سکتے تھے, تو یہ بھی ایک اچھی آپشن تھی, اس کو بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال جب بھی پاکستان کے وزیر خارجہ انڈیا جاتے ہیں, میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, ہمیشہ ہم ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں, ہم ویک فوٹنگز پہ ہوتے ہیں, اور بڑا اپولوجیٹک ہمارا رویہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا ہم پہ ہمیشہ اپنے ملک بلا کر ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہوتا ہے, حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے. مزمل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آسما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا تھا کہ ویڈیو لنک پر بھی بلاول بھٹو شرکت کر سکتے تھے, اور دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے, شاہ محمود قریشی اس بات کو سراہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے تھا, اچھا یہ بلاول بھٹو کا سٹیپ ہے, لیکن دوسری طرف فواد چودھری اس کی مذمت کریں. دیکھیں, OIC کے اجلاس میں جو دبئی میں ہوا, اس میں انہوں نے انڈیا کی فارن منسٹر کو انوائٹ کیا اور پاکستان نہیں گیا اس سیشن میں. اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. بعد میں OIC ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, عرب ممالک اس کے بعد نہیں کھڑے ہوئے, اور ہم نے OIC کا پلیٹ فارم لوز کیا جو ہمیشہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, صرف ایک بائیکاٹ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے عرب ممالک ناراض ہو گئے. پھر ہم نے ان کے خلاف بیان بھی دینے شروع کر دیے. تو ڈپلومیسی کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ اگر وہ ویڈیو لنک پہ جوائن کرتے تو آج رشین فارن منسٹر سے 1-on-1 میٹنگ وہاں نہ ہو پاتی, سینٹرل ایشین سٹیٹس کے فارن منسٹر سے میٹنگ وہ بیچاری ویڈیو لنک پہ ہی ہوتی. مزے کا خیز بات ہے نا کہ آپ کے اگر اپنے دور میں آپ نے جو غلطیاں کی ہیں, آپ اس سے سیکھنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان غلطیوں کو دہرایا جائے. آپ نے جو OIC میں بائیکاٹ کر کے حاصل کر لیا تھا, کیا SCO سے بائیکاٹ کر کے ہم وہی حاصل کرتے؟ اسی طرح اس تنظیم کو بھی اپنے سے ناراض کر لیتے, جیسے OIC کو ہم نے ناراض کر لیا تھا. آپ ایک سیشن میں نہیں گئے, اگلے سیشن میں چلے گئے, آپ نے اتنی پریس کانفرنسیں کی, اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا OIC کا وہ جو کشمیر کا گروپ تھا وہ بھی ایکٹیو رہا ہمارے لیے 370 کے لیے؟ دیکھیں, ہمارا جو بھی سٹانس ہے اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل حمایت چاہیے, ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے کچھ دوست ممالک اس میں کھڑے ہونے چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ OIC کی حمایت بھی ہم نے لوز کر دی, ہم نے اور اپنے درینہ دوستوں کی حمایت بھی لوز کر دی, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو بڑی کامیاب کشمیر پالیسی تھی, ہم نے ایمبیسڈر واپس بلا لیے. بھائی, جو ملک 50 سال سے کشمیر کے کاز پہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے وہ ان بائیکاٹس کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے. تو یہ بائیکاٹس کی اسٹریٹجی نے بہت نقصان دیا ہے پچھلے دور میں, اس کو ری وزٹ کرنا ہی ضروری تھا. صحیح ہے, صحیح ہے. زنیرہ صاحبہ, آپ کا کیا موقف ہے؟ بوائیکاٹ ہونا چاہیے تھا, ویڈیو لنک پہ ہونا چاہیے تھا, یا وزیر خارجہ کا یہ بولڈ سٹیپ ہے, یہ پازیٹیو سٹیپ ہے, ان کو جانا ہی چاہیے تھا؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی, بیکاز ہم چائنا کے ساتھ پہلے جو سلوک کر چکے ہیں, اس کے بعد ہمیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو نو کہنے کی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈپلومیسی جو ہے اس کو آپ کبھی بھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں گورنمنٹ کے لینس سے نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے, بیکاز ہماری فارن پالیسی کون بناتا ہے, کہاں بنتی ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, وی آل نو دیٹ. جس ٹائم میں بھی جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز ہم ایگزسٹینشیل تھریٹ کہتے ہیں انڈیا کو, آج سے نہیں 1947 سے کہہ رہے ہیں, جب 48 میں پہلی جنگ ہم پہ مسلط ہوئی تھی. سو اس کانٹیکسٹ کو وائڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس کو عمران خان کی پالیسی یا اس کو نواز شریف کی پالیسی میں نہ جانے دیں اور گم نہ ہونے دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ہاسٹائل ایلیمنٹس ہیں دونوں سائڈ پہ, انہوں نے اپنی اپنی پالیٹکس کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے. یہ ضرور ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, وہ ہمیں گولیاں مار رہے ہیں ادھر سے, آپ کہتے ہیں ہم امن کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, پھر انہوں نے جا کے کشمیر
का स्टेटस चेंज कर लिया, आपने पोजीशन ली कि जब तक बात नहीं होगी, जब तक वो पोजीशन वापस नहीं होती। तो आज कश्मीरी क्या सोचते होंगे जब आपका फॉरेन मिनिस्टर उठ के वहाँ चला गया है, जिस वजह से भी गया है। तो ये 30-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, और हम किस बात पे खुश हो रहे हैं? यंग फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर तो आपने कोई ट्रॉफी एस्थेटिक्स पे देनी है तो ज़रूर दे दें बिलावल भुट्टो को, मगर ये याद रखें कि एक्सपीरियंस काउंट करता है, और एक्सपीरियंस लोग हम नहीं भेजते कहीं भी, बल्कि उन्हें वापस बुला लेते हैं अगर वो आपकी विम्स एंड विशेस के अगेंस्ट जा रहे हों। तो बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो इंडिया की तरफ हो, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो। जब तक हम उसको सीरियस लोगों के हाथों में और प्रोफेशनल्स के हाथों में नहीं देंगे, हम ऐसी बातें ही करते रहेंगे। ठीक है, असद साहब, आप क्या समझते हैं अभी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह जुनैरा साहिबा बात करी थी, उस पर क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही बिलावल भुट्टो जब मीडिया टॉक करेंगे, वहां पर बात करेंगे, तो आपको लगता है कि वो कश्मीर का मामला उठाएंगे, कश्मीर पर बात करेंगे भारत की सरजमीन पर जाके? अच्छा, जब हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इसको सारे पर्सपेक्टिव से हट के हमारा अपना क्या एनालिसिस आता है, या फिर पाकिस्तानी अवाम कैसे देखते हैं, मेरा ख्याल है हमें उससे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मैं ये फील करता हूँ कि वो क्यों गए हैं। इस बेसिकली दी SCO प्लेटफॉर्म ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था, और जिस तरह की अगर तनकीद हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है, इसका किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, दो चीज़ों पे। एक तो जो कुछ भी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन हुकूमत जिस तरीके से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाती है, चाहे टेररिज्म की बात करते हैं, दरअंदाजी की बात करते हैं, ओवरऑल रीजन की बात करते हैं, मेरा ख्याल है दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विद बिलावल कि हाँ वो सामने आके एक एक चीज़ इंडियन मीडिया के सामने लेकर आए। वाई? बिकॉज आप उसके घर के अंदर बैठ के उनकी सारी चीज़ों का एक्सपोज करें। व्हाट इज़ इंडिया डूइंग इन एक्चुअली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर? 10 लाख फौज वहाँ पर क्यों रखी हुई है? क्या कुछ इंडिया कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कैसे है? उसके दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका बड़ा मजबूत मौक़िफ़ आ जाएगा पूरी दुनिया के सामने इंडिया के अंदर बैठ के, और दूसरा मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी लीवरेज पीपल्स पार्टी को भी बैक होम इन पाकिस्तान मिल सकती है। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और भारत में बैठकर कश्मीर के मामले पर बात करने के लिए बड़ी करेज की जरूरत है, और बिलावल भुट्टो को ये करके आना चाहिए। उम्मीद करते हैं बिलावल भुट्टो साहब से। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अगले इशू पर बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट पर जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने से भाग रही है और इलेक्शन से खौफजदा है। हमारा सवाल भी यही है कि क्या साबिक वजीर आजम का ये दावा हकीकत के करीब है? जुनैरा, क्या कहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि सिवाय इलेक्शन के सब कुछ हो रहा है। तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन अदालत, इलेक्शन कमीशन गायब, सब कुछ हो रहा है सिवाय इलेक्शन के। तो इसका क्या मतलब है? खौफ है हुकूमत को इलेक्शन का। सही है। असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत कितनी खौफजदा है, इलेक्शन से भाग रही है? तो मैं कहूँ PDM अमूमी तौर पे और नून तो बिल्कुल खुसूसी तौर पे, ये तो बेचारे सोते में भी रात को डर जाते हैं, कोई कान में हल्के से कह दे इलेक्शन कराने हैं आपने। ये इस सिचुएशन पे पहुंचे हुए हैं। आप उठसे कि हर गैर जमहूरी अमल करते हैं जमहूरियत का लिबादा पहने हुए। और बिल्कुल यस, आई सेकंड मेरा कह रहे हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये इलेक्शन से डरे हुए लोग हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके मुल्क में रिमेंबर ये मार्शल लॉ भी लगा देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुजम्मिल साहब कितना इत्तेफाक करते हैं आप असद साहब की बात से? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट की, मुझे तो समझ नहीं आई कि फिर एक शहरी की दरखास्त पर ये क्यों सुनना शुरू कर दिया कि मुल्क में एक दिन इंतखाब होने चाहिए, जब ये आइन में कहाँ लिखा है कि एक दिन इंतखाब होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो खुद कंफ्यूज नज़र आ रहा है। उन्हें ये पिटिशन सुनने की ज़रूरत क्या थी जब उन्होंने 14 मई की डेट दे दी थी? उन्हें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए थी। वो एक दिन इंतखाब है या नहीं, उस नई पिटिशन पे कार्रवाई शुरू कर दी। तो हुकूमत का तो इलेक्शन कराने में कोई किरदार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने कराना है, करा ले। सही है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की पिटिशन करे, सुप्रीम कोर्ट ने अब कराने का ठेकेदारी ली है, वो अपना ठेका पूरा करे। ठीक है। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल इंतहाई खौफजदा है। नींद में भी, ख्वाब में भी उनको इमरान खान दिखाई देते हैं, इलेक्शंस दिखाई देते हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर ये 13 जमातों का बोरिया बिस्तर यहाँ से हमेशा के लिए लपेटा जाएगा। 5 साल तो देखिए, और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम मकबूलियत दे रहे हैं इमरान खान को, तो बिल्कुल इंतहाई खौफजदा है। और हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। उनको यही सहारा रहेगा कि गेट नंबर 4 वाले उनको हर हाल में सपोर्ट करें, हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें। कभी वो पार्लियामान के कंधा इस्तेमाल करेंगे तो कभी किसी और का कंधा इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन वो नहीं होने देंगे, लोगों को दहशत गर्दी से डराएंगे, जा बिजा जो है केसेस बनाए जाएंगे। तो इंतहाई खौफजदा है। एक तो होता है ना सिर्फ खौफजदा होना, इंतहाई खौफजदा है वो। आपको हुकूमत सिर्फ खौफजदा नहीं, इंतहाई खौफजदा दिखाई देती है इलेक्शन से। सही है, आपका पॉइंट आ गया। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।